देखिए, जो पेंशनर 2006 के बाद रिटायर्ड हुए हैं वो इस रूल को अच्छे से समझ लीजिए। मैं बात कर रहा हूँ पोस्ट 2006 पेंशनर्स की। हालांकि प्री 2006 पेंशनर के बारे में भी हमने एक रिसेंटली वीडियो बनाया, उसे भी आप देख सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करते हैं पोस्ट 2006 पेंशनर की, और प्री 2006 के बारे में भी बात करेंगे नो डाउट। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर अभी तक आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। क्योंकि जो पेंशनर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहता है वही टॉपिक्स हम कवर करते हैं। जैसे कि 15 साल के कम्यूटेशन का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके बारे में बताया था आपको। पीसीडीए ने जो 679 सर्कुलर निकाला था उसके बारे में भी डिस्कस किया है। पेंशनर्स का जीवन प्रमाण पत्र स्पर्श पेंशन पोर्टल से अपडेटेड है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे, भारत सरकार 8CPC पर क्या कर रही है, क्या उनका स्टैंड है, सारी चीज़ें हमने क्लियर की हुई है। आपको एंट्री लेवल पे का एरियर कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। तो फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, 2006 के बाद आए पेंशनर्स को एमएससीपी 1/1/2006 से लागू है। सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए, जितने भी पोस्ट 2006 पेंशनर्स हैं, कि 2006 के बाद आए पेंशनर को एमएससीपी 1/1/2006 से लागू है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। कुछ लोग समझते हैं कि ये सितंबर से लागू। देखिए, सितंबर से लागू नहीं है। इसका जब जजमेंट आया था कोर्ट की तरफ से, वो पेपर भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि जो एमएससीपी है वो 1 जनवरी 2006 से लागू। और इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये 1/1/2006 से लागू है। और ये ना, आप ऐसा कभी नहीं समझिएगा कि ये 1 सितंबर 2008 से लागू है। 1 सितंबर 2008 से नहीं लागू है, 1 जनवरी 2006 से लागू है। अब ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। जजमेंट आने के बाद भी ये गलतियां हो रही है और इसे ना पेंशनर समझ नहीं पा रहे। क्योंकि पेंशनर को क्या है कि जब उनको 1 सितंबर 2008 के अकॉर्डिंग मिलता है तो वो एरियर कम मिलता है आपको। तो इसीलिए आप इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए कि जो पेंशनर 2006 के बाद आए हैं उनको एमएससीपी तो मिल जाता है, लेकिन जो एरियर है सर्विस पीरियड का वो उनको दिया जाता है 1 सितंबर 2008 से, जबकि मिलना चाहिए 1 जनवरी 2006 से। तो ये आपको पता होगा, तभी आप इसके लिए फाइट कर सकते हैं। इसके लिए आप कोर्ट केस कर सकते हैं या फिर रिकॉर्ड पर लेटर लिख सकते हैं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीजन है क्योंकि आपको पता है कि एटीएच इंडिया से जो भी हम आपको जानकारी देते हैं विद लॉजिक, फैक्ट और जो सही और सटीक जानकारी होती है वही आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो रीजन इसका यही है कि एमएससीपी जो लागू हुई थी वो 1 जनवरी 2006 से अकॉर्डिंग टू कोर्ट जजमेंट, जो कोर्ट का जजमेंट है उसके बाद से। तो आपको थोड़ा सा नियम कानून तो पता चल ही गया, रीजन भी आपको समझ में आ गया, कारण भी। अब एक रूल मैं आपको समझाता हूँ जो कि 110% आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, और यही चीज है और इसी के अकॉर्डिंग आपको वो एरियर दिया जाता है। तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिए कि 1/1/2006 को अगर आपके 8 साल पूरे हुए हैं सर्विस पीरियड में, सर्विस पीरियड की बात कर रहा हूँ, तो आपको नायक का एरियर मिलेगा, ये हम सबको पता है। सेम इसी तरीके से 16 साल पूरे हुए हैं सर्विस पीरियड का तो हवलदार का एरियर मिलेगा, और 24 साल पूरे हुए तो नायब सूबेदार का एरियर मिलेगा। तो ये जो कैलकुलेशन है 8 साल का सर्विस पीरियड, 16 साल का और 24 साल का, इसके अकॉर्डिंग होता है। और एक चीज आप और ध्यान दे लीजिए कि यहाँ पर ये जो रूल है ना सर्विस पीरियड का, ये सर्विस पीरियड का रूल जो है इसको पीओआर देता है। यहाँ पर ये मत समझिए कि आपका पीसीडीए आपको वो एरियर प्रोवाइड करा है, यहाँ पीओआर ही आपको देता है। हाँ, ये बात जरूर है कि आफ्टर रिटायरमेंट का जो एरियर आपको मिलेगा वो पीसीडीए देगा, जो आगे मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा, क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। देखिए, हालांकि आप सबसे पहले इस रूल को आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। टू द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ न्यू दिल्ली, मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम एमएससीपीज फॉर पीबीओआर ऑफ आर्मी। ये जो जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रहा हूँ एमएससीपी के लिए। सर, कॉन्सिक्वेंट अपॉन द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डेटेड 8 फरवरी 2017 in the matter of civil appeal diary number 3744 of 2016 UOI versus Sri Balbir Singh Tun and ANR, I am directed to refer to this ministry's letter number 14/199 DAG dated 30 May 2011 on the above subject, and the state of the president is placed to make the following amendment. तो 4 क्या था, the scheme would be operated with effect from 1 सितंबर 2008।
लेकिन रीड क्या हुआ, द स्कीम वुड बी ऑपरेशनल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006। इसलिए मैंने आपको शुरू में बोला कि 1 सितंबर 2008 से आप ना समझे, ये 1 जनवरी 2006 से है। इसका प्रूफ भी आपको यहाँ पर मिल गया। तो इसके अकॉर्डिंग ये लेटर आया हुआ था। इसके बारे में तो आप समझ ही गए कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको ये समझना है ना कि यहाँ पर रूल जो है वो सर्विस पीरियड का, ये तो हमें समझ आ रहा है। तो बस सिंपल सी बात ये है, अगर आपको 1 जनवरी 2006 से एरियर लेना है तो आपका 8, 16, 24 ये सर्विस पीरियड पूरी होनी चाहिए। ये 8, 16, 24 जो मैं बोल रहा हूँ, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे पेंशनर का ये 8, 16, 24 वाला जो सर्विस पीरियड है, ये क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं होता, तो फिर आप इसके लिए बात ही नहीं कर सकते, फिर ये आप रूल्स के अंतर्गत नहीं है। फिलहाल तो यही रूल है एमएससीपी का जो आपको समझ लेना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो अभी मैंने आपसे डिस्कस भी कर दिया, लेकिन कंक्लूजन के तौर पर आप जान लीजिए, एमएससीपी के सर्विस का एरियर जो है वो प्रोवाइड कराता है पीओआर, लेकिन इसी सर्विस का जब आफ्टर रिटायरमेंट का एरियर जो प्रोवाइड कराता है वो कराता है पीसीडीए। तो ऐसा कभी नहीं हो, जैसे मान लीजिए कि आपका आफ्टर रिटायरमेंट हो गया, वो आपको एरियर चाहिए, तो उसके लिए आपको पीसीडीए को लेटर लिखना होगा। पीसीडीए पे हम कंप्लेन लॉन्च करेंगे, और अब आप सर्विस के पीरियड में है, उस टाइम पर आपको पीओआर देता है, तो वहां से हम उसका डिमांड करेंगे। तो ये चीज भी आपको समझ आनी चाहिए। हालांकि ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो 2006 के बाद आए पेंशनर्स के लिए है एमएससीपी का, वो आई थिंक कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिलहाल ये जो मैंने आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बताई, ये पोस्ट 2006 पेंशनर के लिए था। और प्री 2006 पेंशनर्स के लिए मैं एक चीज आपको अभी बता दूं कि हालांकि इनके साथ तो भेदभाव है ही, 2006 से पहले आए पेंशनर्स के साथ ऑलरेडी भेदभाव है, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि नेशनल इंक्रीमेंट की बात करें या एमएससीपी की बात करें, ये भारत सरकार का कहना है कि इनको नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। अब नेशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए बहुत सारे पेंशनर्स क्या है, कोर्ट केस कर रहे हैं, एएफटी दिल्ली में कंप्लेन फाइल कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी पेंशनर्स 2006 से पहले आए, मतलब कि प्री 2006 पेंशनर्स है, उनको कोर्ट केस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जैसे ही कोर्ट केस कर रहे हैं, भारत सरकार उनका केस ही डिसमिस कर दे रही है। अब जब केस डिसमिस कर देगी तो आप कितने भी पैसे खर्च करके कोई एडवोकेट हायर करें, कंप्लेन लॉन्च करें, कोई बेनिफिट उसका नहीं हो, क्योंकि इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आया। हालांकि चलिए, अगर कोई आगे चल करके फ्यूचर में कोई अपडेट आता है तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन जो लोग 2006 के बाद रिटायर्ड हुए हैं, वो लोग नेशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए, एमएससीपी लेने के लिए 110% कोर्ट केस कीजिए, क्योंकि जब आप कोर्ट केस करेंगे तो जो कोर्ट का रिजल्ट है वो आपके फेवर में आएगा। ये बिल्कुल 110% सही है, और हमने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं जिनमें पेंशनर्स के हित में रिजल्ट आया है। अब यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिए कि अगर आपको 1 सितंबर 2008 से कोई भी एरियर दिया जा रहा है, ये मैं पोस्ट 2006 पेंशनर की बात करूंगा, प्री और पोस्ट में कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए 2006 से पहले आए पेंशनर्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम कानून कायदे अलग है, और जो 2006 के बाद रिटायर्ड हुए उनके लिए नियम कानून कायदे अलग है। तो ये उनके लिए जो पोस्ट 2006 पेंशनर जो 2006 के बाद रिटायर्ड हुए, कि अगर आपको 1 सितंबर 2008 से कोई भी एरियर दिया जा रहा है तो आप सीपी ग्राम में कंप्लेन करेंगे, एरियर भी आपको 1/1/2006 से मिलेगा। 110% इसके लिए आप एश्योर्ड रहिए। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बाकी जो आपका लाइफ सर्टिफिकेट है, ताकि आपका पेंशन कंटिन्यू रहे, इसके लिए आप अपना जरूर चेक कीजिएगा, और उसको चेक करने के लिए आपको बताइए, यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पे स्पर्श का पीपीओ नंबर या फिर अपना आईसी रेजिमेंटल जीपीएफ नंबर डालेंगे तो ये डिटेल्स आएगी, और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका ड्यू डेट क्या है। और अगर ड्यू डेट 2025 का आ रहा है तो इसका मतलब आपने लाइफ सर्टिफिकेट सही तरीके से सबमिट कर दिया। अब यहाँ पर बहुत सारे केस में क्या होता है कि पेंशनर का ड्यू डेट जनवरी 2025 दिखा रहा है, तो आप जनवरी 2025 में अपना लाइफ सर्टिफिकेट दोबारा सबमिट कर दीजिएगा, फिर वो नेक्स्ट जनवरी 2026 के लिए हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखिए, जिस महीने में ड्यू डेट दिखा रहा है उसी महीने में आप उसको सबमिट कर दीजिए जीवन प्रमाण पत्र, आपका पेंशन कंटिन्यू रहेगा। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपका जनवरी 2025 दिख रहा है तो आप दिसंबर में भी चाहे तो जमा कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन बेहतर ये होगा कि जिस महीने में दिख रहा है उसी महीने में आप सबमिट करें, मैंने बार बार बताया, ताकि आपका जो लाइफ साइकिल है, वो लाइफ सर्टिफिकेट का जो साइकिल है वो 12 महीने का पूरा कंप्लीट हो, क्योंकि दिसंबर से दिसंबर चलेगा। अब जैसे फरवरी का लाइफ सर्टिफिकेट आपने दिसंबर में जमा कर दिया तो फिर दिसंबर में आ जाएगा, वो नेक्स्ट फरवरी में नहीं है। तो इट इज बेटर कि जिस मंथ में शो हो रहा है उस मंथ में ही हम जाएंगे। अब जो जिनका पेंशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आता है, तो उनको मैंने हमेशा बोला कि आपको खुद से सबमिट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बैंक में जाएंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और वहाँ एसबीआई बैंक में आप डायरेक्टली इसको रेफर कर सकते हैं।
कि लाइक आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो जैसे ही बैंक से सबमिट करेंगे पीसीडीए से 1 से 2 दिन के अंदर अपडेट हो जाता है। हालांकि ये जो जीवन प्रमाण एप्लीकेशन है जीवन प्रमाण.gov.in, इस एप्लीकेशन से भी अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे तो भी आपका स्पर्श पेंशन पोर्टल से 1 से 2 दिन में अपडेट हो जाता है। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि वो अपडेट होने में 1 वीक लगता है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आप किसी भी माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र या लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं, मैक्सिमम 1 वीक तक इंतजार कीजिए। अगर 1 वीक तक वो अपडेटेड नहीं हो रहा है तो आप 10 दिन तक रुक सकते हैं, लेकिन आपको दोबारा से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा अगर वो स्पर्श में अपडेट नहीं हो रहा है। स्पर्श से अपडेट कराने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, बस एक बार आप जमा कर दीजिए, आपका डिटेल यहाँ पर आ जाएगा, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। हालांकि स्पर्श पेंशन पोर्टल में भी आप लॉग इन करेंगे, अपने यूजर नेम पासवर्ड कैप्चा कोड देंगे तो वहां पर भी परफॉर्म लाइफ सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता है। और वहां 2 ऑप्शन आते हैं, एक डीएलसी का और एक एमएलसी का। एमएलसी मतलब कि मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, और डीएलसी में क्या होता है कि आपके पास एक बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए, वहां थंब इंप्रेशन लगाएंगे तब लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट होगा। तो वहां से अगर आप सबमिट करेंगे तो वो और फास्टली स्पर्श में अपडेट हो जाता है। हालांकि स्पर्श में भी अभी बहुत सारी कमियां हैं, गलतियां हैं, तो वो भी ठीक होना चाहिए, नो डाउट ठीक होना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह रहते हैं, इन्फॉर्मेशन रहता है, वो हमेशा आपके साथ हम शेयर ही करते हैं। तो फिलहाल अगर आपके मन में किसी भी टाइप का सवाल है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम दुआ प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।